वंदे महीचताम वाचमृताम आत्मनः कलाम। आधुनिक हिंदी साहित्य और भारतीयता इस विषय पर इस संस्थान में आयोजित 2 दिवसीय संगोष्ठी की इस समापन सत्र की अध्यक्षता कर रहे इस महान संस्थान के यशस्वी निदेशक प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी जी और इस संगोष्ठी में देश भर के कोने कोने से आमंत्रित विशिष्ट विद्वानगण और इस संस्थान के राष्ट्रीय अध्येता, टैगोर फेलो अध्येता और सह अध्येतागण। मित्रों, जून महीने में इस संस्थान के इसी सभागार में इससे मिलते जुलते विषय पर एक बहुत ही सफल संगोष्ठी का आयोजन प्रोफेसर विजेंद्र पांडे के द्वारा किया गया था, जिसका विषय था भारत बोध के समसामयिक अर्थ संदर्भ, आनंद कुमार स्वामी, गांधी और ए.के. सरन। और संयोग से उस संगोष्ठी का समापन भाषण भी मुझे ही देना पड़ा था और आज उसी कड़ी में उसी के सगोत्रीय विषय आधुनिक हिंदी साहित्य और भारतीयता पर आयोजित इस परिचर्चा सत्र का समापन भाषण देने का जो मुझे मनोज जी ने सम्मान दिया है और इस संस्थान के माध्यम से जो मुझे सम्मान प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं इस संस्थान के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वर्तमान निदेशक प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी जी के प्रति अपना आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और मनोज जी के प्रति भी साधुवाद प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस मंच पर खड़े होकर स्वयं को सम्मानित महसूस करने का मुझे अवसर प्रदान किया। मित्रों, समापन वक्तव्य देना अपने आप में एक संकटापन्न स्थिति होती है, क्योंकि इस परिचर्चा सत्र के उद्घाटन सत्र में प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्र ने इस विषय को केंद्र में रखते हुए मानो दरबारी राग का गायन किया था और आधुनिक साहित्य में भारतीयता की आत्मगवेषणा प्रस्तुत की थी। और उसके बाद आज प्रोफेसर विजेंद्र पांडे जी ने तो मानो भारतीयता की आत्मगवेषणा करते हुए उन्होंने दीपक राग का गायन किया और इस बीच में प्रोफेसर श्री प्रसाद शुक्ल जी, प्रोफेसर आलोक गुप्ता जी, प्रोफेसर वीरेंद्र मिश्र जी, प्रोफेसर सोमा बंदोपाध्याय ने, पता नहीं कितने लोगों ने कोई ध्रुपद का गायन किया, कोई ख्याल का गायन किया, किसी ने मल्लार का गायन किया। अब ऐसी स्थिति में मेरे लिए बचा ही क्या है कि मैं समापन सत्र में आपके लिए कुछ इस तरह से प्रस्तुत हूँ जिसकी मानसिक अपेक्षा विगत 2 दिनों से मनोज जी ने मेरी प्रशंसा करते हुए आपके सामने रखी थी। मुझे कालिदास की एक पंक्ति का स्मरण आता है, बलवदपि शिक्षिता नाम आत्मनि अप्रत्ययम चेत। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जब वो दूसरे की प्रशंसा करते हैं तो बड़ा विस्तार लेते हैं, लेकिन स्वयं जब अपने विषय में कहने की बारी आती है तो बड़ा ही संकोच का संवरण करते हैं। और एक वक्ता की प्रशंसा करके आयोजक मानो एक तीर से 2 निशाने साध लेता है। एक तो वक्ता के समक्ष चुनौती प्रस्तुत कर देता है कि वो अपनी प्रशंसा के अनुरूप अपने आप को प्रस्तुत करे, और दूसरी तरफ श्रोताओं में उनकी मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को इतना बढ़ा देता है कि पता नहीं मतलब इस वक्ता के द्वारा क्या कुछ अनोखा कहा जाने वाला है।
यूँ मित्रों, अकादमिक जीवन में कुछ अनोखा होता नहीं है। मूलभूत बातें बहुत सरल होती हैं, बहुत सपाट होती हैं। हम लोग अलग अलग विधाओं के लोग अलग अलग वानगी में उन्हीं बातों को दोहराते रहते हैं। तो आप लोगों ने जो कुछ भी 2 दिनों तक कहा, उसका मैंने श्रवण, मनन और निधिध्यासन दोनों किया, और मैं उसी को दोहराने का प्रयास करूंगा, क्योंकि पुनरावृत्ति तो मनोज जी हर जगह दोष मानी जाती है, लेकिन सत्य को दोहराने की पुनरावृत्ति कभी दोषावह नहीं होती है। तो सत्य को बार बार दोहराया जा सकता है। तो मैं आधुनिक हिंदी साहित्य और भारतीयता के सत्य को फिर से दोहराने का प्रयास करूंगा। देखता हूं कि मैं कितना सफल होता हूं। आखिर आधुनिक हिंदी साहित्य और भारतीयता, इस प्रश्न को उठाने का आखिर पूर्व पक्ष क्या है? क्यों हम इस प्रश्न को उठा रहे हैं? क्यों हम आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतीयता की आत्मगवेषणा करने के लिए उत्सुक दिखाई पड़ रहे हैं? तो सबसे पहले हमें उस पूर्व पक्ष की तलाश करनी चाहिए कि आखिर इसका पूर्व पक्ष क्या है। मुझे ऐसा लगता है, और शायद हिमांशु चतुर्वेदी जी हमसे सहमत होंगे, कि औपनिवेशिकता और उत्तर औपनिवेशिक प्रभाव में विगत 2 वर्षों में कुछ ऐसा घटित हुआ कि हम भारतीय परंपरा के ज्ञानात्मक अतीत और जातीय स्मृति से कट नहीं गए, बल्कि काट दिए। उस स्मृति से जो आत्मचेतना के स्तर पर इस परंपरा और इसके सभ्यतिक सांस्कृतिक रूपायन की बुनियादी शर्त रही है। यहां अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों के भीतर एक नए ही वर्ग को पनपाया, जिस वर्ग में हम और आप सभी आते हैं, जो अपने मुल्क और अपने लंबे अतीत से कहीं ज़्यादा पश्चिम के बारे में जानते हैं, ज्ञान के हर क्षेत्र में केवल वही जानना चाहते हैं जिसे यूनानियों से लेकर आज तक जिसे पश्चिम ने उपजाया है। हमारे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जहां हमारे दिमाग की ढलाई होती है, जहां हम आगामी पीढ़ी के मानसिक बुनियाद का निर्माण करते हैं, यही पढ़ाया जाता रहा है। और मित्रों, इस प्रकार एक ऐसी मानसिकता का निर्माण हुआ जिसमें इस देश की समकालीन पीढ़ी यही मानकर चलती है कि सभी ज्ञान की जड़ें पश्चिम में हैं और पश्चिम ही ज्ञान का नेता है। मानो भारतीय ज्ञान परंपरा या भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विश्व ज्ञान परंपरा में कोई योगदान ही नहीं है, और अपनी ही परंपरा, अपनी ही सभ्यता और संस्कृति के प्रति ऐसा सर्वग्रासी स्मृति भ्रंश हमारे भीतर इतनी गहरी जड़ें जमा चुका है कि हम में से अधिकांश इस तथ्य से बिल्कुल अवगत नहीं होना चाहते कि इतिहास के हजारों वर्षों में हमने इन सब ज्ञानात्मक अभियानों से गुजर कर ही यहाँ पहुँचे हैं। अपने समृद्ध ज्ञानात्मक अतीत के प्रति इस स्मृति भ्रष्ट बदहाली का हाल उस शिक्षा पद्धति की देन है जो अंग्रेजों ने इस देश में रोपी और जिसकी परिणति एक भयानक रंग भेद सरीखे अपार्थीड में हुई है। एक तरफ वे लोग हैं जो अभी भी किसी तरह इस देश की सभ्यता, संस्कृति और परंपरा से चिपके हुए हैं, और उनका चिपकना और अपनी ही परंपरा के प्रति उनका उत्तराधिकार बोध एक जातिस्मर की तरह है। और दूसरी तरफ वे लोग
जो इस समृद्धशाली भारतीय संस्कृति सभ्यता और उसकी ज्ञान परंपरा का आलोड़न विलोड़न और अवगाहन आधुनिक पद्धतियों से करते हैं, आधुनिक विचार कोटियों में करते हैं। और ऐसा करते हुए वो एक विचित्र प्रकार के विचार सांकर्य को पैदा कर देते हैं। और वही मॉडर्न तथाकथित मॉडर्न इस समय इस देश के सत्ताधारी एलीट बने हुए हैं, और वही इस परंपरा का एकमात्र प्रतिनिधि समझते हैं। और इससे मित्रों एक ऐसी विचित्र और असंगतियों से पटी हुई हालत पैदा हो गई है कि इस देश का ज्ञानात्मक अतीत, जिसने अपने आप को 5000 वर्षों में, विगत 5000 वर्षों में, और वह भी उथल पुथल भरे वर्षों में, अपनी निरंतरता को कायम, सक्रिय और रचनाशील बनाए रखा, आपको इस समस्या का पूरी तरह से आभास नहीं है कि आज की स्थिति एक संपूर्ण आत्मविस्मृति की स्थिति है। और इसका खतरा ये है कि हमारी जो जातीय स्मृति है, उसके जड़ से उजड़ जाने का खतरा हमारे सामने उपस्थित हुआ है। और मित्रों, इसका परिणाम यह हुआ कि औपनिवेशिकता और उत्तर औपनिवेशिक प्रभाव में कम से कम भारत और भारतीयता का 3 बार आत्म विभाजन हुआ है। भारत का भौगोलिक विभाजन तो एक बार हुआ, लेकिन औपनिवेशिकता और उत्तर औपनिवेशिक प्रभाव में भारत का कम से कम 3 बार आत्म विभाजन हुआ है। भारत का पहला आत्म विभाजन भारत के वर्तमान को उसके गौरवशाली अतीत से काट कर किया गया, और इसका परिणाम यह हुआ कि हम अपनी ही सभ्यता और संस्कृति के प्रति हीन भावना से ग्रस्त हो गए। और इसके द्वारा मुझे मनोवैज्ञानिक रूप से फौरी तौर पर यूरोप से प्रतिकृत होने के लिए हमें मानसिक रूप से तैयार कर लिया गया। ये भारत का पहला आत्मविभाजन उसके अतीत और वर्तमान के बीच था। भारत का दूसरा आत्मविभाजन स्वातंत्रोत्तर भारत में घटित हुआ, और वह था संस्कृति और राजनीति के बीच बढ़ते हुए पार्थक्य के रूप में। संस्कृति और हमारी सांस्कृतिक प्रेरणाएं मुझे किसी दूसरी दिशा में ले जाती हैं, लेकिन इस देश की राजनीति कदाचित हमें उस ओर जाने से रोकती है और मुझे दूसरी दिशा में ले जाती है। हम सांस्कृतिक समस्याओं को भी राजनीतिक समस्या के रूप में देखते हैं और उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो ये संस्कृति और राजनीति के बीच ये बढ़ता हुआ पार्थक्य जो घटित के रूप में जो भारत आत्मविभाजित हुआ, उसका परिणाम यह हुआ कि भारत एक समृद्ध गुणसूत्रों वाला जो एक सांस्कृतिक राष्ट्र था, वह महज एक नेशन स्टेट में रूपांतरित होकर रह गया। नेशन स्टेट में, राष्ट्र राज्य के रूप में रूपांतरित होकर रह गया। और भारत का तीसरा आत्म विभाजन, जिसका अंतिम, इस परिचर्चा सत्र के अंतिम सत्र में प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र ने जिस भाषा की समस्या की ओर संकेतित किया था, भारत का तीसरा आत्म विभाजन भाषा के आधार पर घटित हुआ। भारत में अंग्रेजी ने राष्ट्रीयता की भाषा की पदवी को अख्तियार कर लिया। राष्ट्रीयता, अंग्रेजी में उसको कहते हैं नेशनिज्म, नॉट नेशनलिज्म। भारत में अंग्रेजी ने राष्ट्रीयता की भाषा की पदवी को अख्तियार कर लिया और भारतीय मूल की भाषाएं उपराष्ट्रीयता का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषाएं बन के रह गई। और इसके माध्यम से
भारत में एक डायग्लोसिया को पैदा किया गया, द्विभाषीपन को, कि जब हम पब्लिक स्पेस में होते हैं तो हम अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, और जो ही प्राइवेट स्पेस में आते हैं हम अपनी मातृभाषा बोलने लगते हैं। ये जो डायग्लोसिया है ये एक बहुत रणनीतिक और साजिश भरा कदम है, और इस तरह से इसके आधार पर भारत भाषाई आधार पर राष्ट्रीयता और उपराष्ट्रीयता में विभाजित हो गया। और इस आत्मविभाजन का परिणाम यह हुआ कि भारतीय चेतना से राष्ट्रीयता का विलोपन कर दिया गया। राष्ट्रीयता और उपराष्ट्रीयता में आत्मविभाजित भारत से राष्ट्रीयता का विलोपन कर दिया गया। और इन दोनों पूर्व पक्षों के चलते जो कुछ भी घटित हुआ, उसके पीछे जिसकी सबसे सक्रिय भूमिका जिस बात की रही, उसे हम क्या कहें कि आधुनिकता के साभ्यतिक अभियान की जो भूमिका यह सब कुछ इस देश में पैदा करने में रही, वो ठीक उसी प्रकार की रही कि जैसे कैकेयी लांछित हुई, राम को वनवास हुआ, राजा दशरथ की मृत्यु हुई, और पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन आधुनिकता नाम की मंथरा चुपके से यह सब कुछ इस देश में करने में सफल होती रही। आधुनिकता नाम की मंथरा, और उसी आधुनिकता नाम की मंथरा के इस कारगुजारेपन से हमें सतर्क रहना पड़ेगा। और हमें फिर से, अगर हम अपनी सनातन वापसी चाहते हैं, हम अपने साभ्यतिक सांस्कृतिक बोध या कहिए विश्वसनीय सांस्कृतिक आत्म को हम फिर से हासिल करना चाहते हैं, तो हमें इस पूर्व पक्ष और इसकी साजिश को बहुत गंभीरता से समझना होगा। चतुर्वेदी जी, इस संगोष्ठी की एक बड़ी उपलब्धि रही कि यूँ तो आधुनिक हिंदी साहित्य की पदावली से हम लोग जानते हैं कि कुछ कहानी, कुछ उपन्यास, कुछ कथा, कुछ कविताएं, इन्हीं सब चीज़ों में साहित्य की अवधारणा सिमट कर रह जाती है। लेकिन प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्र के साक्षित्व में आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे, मेरी इस बात से, कि मनोज जी, यहाँ एक साहित्य की एक बृहत्तर अवधारणा का अनुभव मैंने इन 2 दिनों में किया है। साहित्य की एक बृहत्तर अवधारणा, मतलब वह हिंदी साहित्य नहीं जो कथा, कहानी, उपन्यास, कुछ कविताएं, इन्हीं में सिमट कर जो हिंदी साहित्य कही जाती है, वो हिंदी साहित्य यहाँ प्रस्तुत नहीं हुआ। यहाँ हिंदी साहित्य एक संपूर्ण ज्ञान व्यवस्था के रूप में अवधारित किया गया, अपने आप में एक संपूर्ण ज्ञान व्यवस्था, जिसमें धर्म, दर्शन, इतिहास, पुराण, कला, काव्य, सभ्यता समीक्षा, संस्कृति समीक्षा, सब कुछ यहाँ साहित्य की अवधारणा में समाविष्ट हुए। और इन सभी चीज़ों से प्रमुदित होकर हम लोगों ने 2 दिनों में यहाँ आधुनिक हिंदी साहित्य को संदर्भ बनाकर भारतीयता की जांच पड़ताल करने की हम लोगों ने कोशिश की। यहाँ हम लोगों को ये प्रश्न उठाना चाहिए कि भारत का साहित्य और भारतीय साहित्य में क्या कोई अंतर किया जा सकता है क्या? भारत का साहित्य एक भौगोलिक प्रत्यय है। भारत में कोई भी साहित्यकर्मी किसी भी प्रकार के साहित्य की रचना कर रहा हो तो भारत का साहित्य कहा जाएगा, भारत का साहित्यकार कहा जाएगा, चाहे वो विधर्मी साहित्य ही क्यों न रच रहा हो, उसे भारतीय साहित्यकार तो नहीं कहा जा सकता। तो भारतीय साहित्य और भारतीय साहित्यकार कोई भौगोलिक प्रत्यय तो है नहीं। तो भारतीय साहित्यकार किसे कहा जाए?
भारत में साहित्य की तो बहुत बड़ी दुनिया है और मैं समझता हूँ कि उस दुनिया का लगभग 90% वो भारत के साहित्यकार हैं, क्योंकि उनके साहित्य सर्जना के माध्यम से भारत नहीं बोलता है। जिस बात का संकेत प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्र जी ने अपने बीज वक्तव्य में कहा था भारतेंदु हरिश्चंद्र को संदर्भित करते हुए, स्वत्व निज भारत गए, तो 90% इस देश के ऐसे साहित्यकर्मी और हैं जिनके साहित्य से भारत का स्वत्व व्यंजित नहीं होता है। तो भारत के साहित्यकार तो भौगोलिक प्रत्यय के अर्थ में वो हो सकते हैं, लेकिन उन्हें भारतीय साहित्यकार नहीं कहा जा सकता। तो आखिर भारतीय साहित्यकार होने की क्या कसौटियां हो सकती हैं? स्वाभाविक है कि जिनकी साहित्य सर्जना में भारत का स्वत्व व्यंजित होता हो, भारत का अतीत संबोधित होता हो और अतीत से संस्कारित भारत का वर्तमान गवेषित होता हो, उसे ही हम भारतीय साहित्य कह सकते हैं। तो उन कसौटियों को हम कैसे खोजें? वो क्या क्या कसौटियां हो सकती हैं? मैं कोई साहित्य का अध्येता नहीं हूं, ये प्रश्न आपके सामने मैं छोड़ता हूं, लेकिन इस प्रश्न को छोड़ते हुए मैं अपनी तरफ से भी कुछ प्रयास करता हूं कि एक भारतीय साहित्यकार होने की क्या कसौटियां हैं। क्योंकि भारतीय साहित्यकार यदि कोई सच्चे अर्थों में है तो उसमें भारत बोध और भारतीयता खोजने की चीज नहीं है, वो स्वाभाविक रूप से उसे व्यंजित होगी। बस हमारा दायित्व केवल है कि हम उसे अंगीकार करें। तो मुझे लगता है कि पहली तो कसौटी ये होनी चाहिए कि भारतीय साहित्यकार वैसे साहित्यकर्मी को कहा जा सकता है जिसकी भारतीय परंपरा में केवल श्रद्धा न हो, बल्कि उसके प्रति वह निष्ठावान हो। मित्रों, श्रद्धा शब्द जो है ना, वो ज्ञानात्मक होती है, लेकिन जब श्रद्धा निष्ठा में रूपांतरित होती है तो क्रियात्मक होती है। तो मुझे लगता है कि एक सच्चे भारतीय साहित्यकार को भारतीय परंपरा के प्रति केवल श्रद्धावान नहीं होना चाहिए, उसको निष्ठावान होना चाहिए, ताकि उसके माध्यम से भारतीय परंपरा क्रियान्वित हो सके। एक दूसरी कसौटी यह भी हो सकती है कि उस साहित्यकार की विश्व दृष्टि भारतीय हो और अपने वर्तमान की चुनौतियों को वह किसी दूसरी विश्व दृष्टि को संदर्भ बना के उनका समाधान न ढूंढे, बल्कि वर्तमान की विकट से विकट समस्याओं का समाधान भी वो अपनी विश्व दृष्टि को संदर्भ बना के देखे। ये जब साहित्यकार की ये दृष्टि होगी, तब हम उसे कह सकते हैं कि जिस वर्तमान को वो अपने सृजन कर्म में संबोधित कर रहा है, उन समस्याओं का समाधान भी उसे भारतीय विश्व दृष्टि से करनी चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, बहुत प्रकार की नारीवाद, पर्यावरणवाद, पता नहीं कितनी प्रकार की वर्तमान में साम्प्रतिक समस्याएं हैं और हमारे साहित्यकर्मी उस पर बहुत विचार भी करते हैं। इन सारी समस्याओं का समाधान एक पश्चिमी विश्व दृष्टि से भी किया जा सकता है और पूरा पश्चिम करने का प्रयास करता है, क्योंकि इन समस्याओं का जन्मदाता भी वही है। लेकिन एक भारतीय साहित्यकार को जब इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है अपने सृजन कर्म में, तो क्या इन समस्याओं का समाधान भारत की जो सनातन विश्व दृष्टि है उसको संदर्भ बना के नहीं किया जा सकता है? क्या इन सारी समस्याओं का समाधान केवल फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो यूरोप ने जिन मूल्यों को दुनिया को दिखाया है उसी से इनका समाधान हो सकता है? नहीं। मैं अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए अपर्णा के व्याख्यान का संदर्भ लूं
उसने एक वृतांत सुनाया कि आजकल हमारे नवयुवकों में सेल्फ लव का बड़ा प्रचलन आया है, जिसको विनोद जी ने कहा माई बॉडी माई चॉइस। और सेल्फ लव को समझाते हुए अपर्णा ने गीता का उदाहरण दिया कि आत्मा ही मित्र है और आत्मा ही शत्रु है। ये सेल्फ लव है नहीं, ये सेल्फ लव की अवधारणा पश्चिमी जीवन दृष्टि की अवधारणा है। हमारे यहाँ जो सेल्फ लव है उसका उदाहरण हमें याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के संवाद में मिलता है, जहाँ वो कहते हैं कि आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति न सर्वमनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, नहीं पुत्र मनस्तु कामाय पुत्रम प्रियम भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। इसलिए वो मैत्रेयी से कहते हैं कि आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो। ये सेल्फ लव है, जहां सेल्फ रियलाइजेशन है, अपने स्वरूप का साक्षात्कार है। लेकिन जब उसी को आप पश्चिमी दृष्टि से इस सेल्फ लव को देखेंगे तो वो कैसी एक सामाजिक विकृति के रूप में सामने आता है। ये इस बात का प्रमाण है अपर्णा कि हमारा औपनिवेशिक आवरणों से मेरा मस्तिष्क इतना आवरित कर दिया गया है कि हम अपने वर्तमान जीवन के बहुत सारे संदर्भों को अपने पारंपरिक अर्थ संदर्भों के संबंध में उनका अर्थबोध भी नहीं कर पा रहे हैं। एक भारतीय साहित्यकार को यदि वो भारत की विश्व दृष्टि में अपने को मूलित होकर अपने सृजन कर्म को अगर अग्रसारित करना चाहता है तो सदैव उसे इस बात के लिए सतर्क होना चाहिए कि भारतीय विश्व दृष्टि में यह संपूर्ण ब्रह्मांड अपने आप में एक नैतिक व्यवस्था है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी अस्त व्यस्त नहीं है, कुछ भी यहाँ आकस्मिकता जैसी चीज नहीं है। मनुष्य यहाँ फेंका हुआ कोई प्राणी नहीं है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड अपने आप में एक नैतिक व्यवस्था है, जिसको वैदिक ऋषियों ने ऋत और सत्य के माध्यम से कहा, बौद्ध परंपरा ने प्रत्युत समुत्पाद माध्यम से कहा और जैन परंपरा ने षड्द्रव्यों की वस्तु व्यवस्था के माध्यम से इसे कहा। और जब हम संपूर्ण ब्रह्मांड को एक नैतिक व्यवस्था मानते हैं तो आप देखिए कि दुनिया की कौन सी ऐसी सभ्यता और संस्कृति के पीछे की सक्रिय ज्ञान परंपरा है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड को एक नैतिक व्यवस्था मानकर चलती है। और जब आप संपूर्ण ब्रह्मांड को एक नैतिक व्यवस्था मानकर चलते हैं तो आपको यह मानना पड़ेगा कि यहां जीवन की एकता है और चैतन्य की एकात्मता है। जीवन की एकता और चैतन्य की एकात्मता है। यदि आप इस सुर को अपने साहित्य साधना में नहीं साधते हैं तो कैसा भारतीय साहित्यकार, आप भारत के साहित्यकार हो सकते हैं? जब ये सुर आप साधते हो अपने सृजन कर्म में, तभी आपको भारतीय साहित्यकार होने का गौरव प्राप्त हो सकता है। एक भारतीय साहित्य को काल और इतिहास का एक विशेष प्रकार के बोध को अंगीकार करते हुए अपने सृजन कर्म में उसे प्रवृत्त होना चाहिए। वो काल का बोध ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसा पश्चिमी काल का बोध है कि अतीत से उत्तरोत्तर कटता हुआ वर्तमान उनके यहाँ प्रगतिशील वर्तमान माना जाता है। अतीत से उत्तरोत्तर कटता हुआ वर्तमान वहाँ प्रगतिशील वर्तमान माना जाता है। वर्तमान जितना अतीत से कटा हुआ है वो उसी अनुपात में प्रगतिशील है। क्या हम अपने सृजन कर्म में के सातत्य का निर्वाह करते हुए हम इसी कालबोध को लेंगे? नहीं। अतीत तो हमारे यहाँ कोई बीती हुई चीज नहीं होती है।
बल्कि अतीत तो वर्तमान में मेहंदी की तरह रचा बसा होता है। अतीत कोई व्यतीत चीज नहीं है, वह वर्तमान के प्रतीक व्यवस्थाओं में अपने को वो संयोजित करता है, वो हमें संबोधित भी करता है। हमें ऐसे कालबोध को लेके हमें साहित्य सृजन को देखना चाहिए, उसमें प्रवृत्त होना चाहिए। और एक भारतीय साहित्यकार की चेतना जब भारतीयता की चेतना से अनुप्राणित और ओतप्रोत होती है तो उसकी चेतना मानव केंद्रित चेतना नहीं होती है, एंथ्रोपोसेंट्रिक नहीं होती, बल्कि वो चराचर संवेदी होती है, चराचर संवेदी होती है। और उस चराचर संवेदी दृष्टि से जब वो अपने सृजन कर्म में प्रवृत्त होता है तो वो मनुष्य को पश्चिमी मनुष्य की अवधारणा की तरह उसको इस धरती पर स्वामीवादी हैसियत प्रदान नहीं करता है। वो चराचर में जड़ चेतन स्थावर जंगम उद्भिज सब में वो भी एक उसी में उसका स्थान है, उसका कोई वैशिष्ट नहीं, उसका कोई उससे स्वामीवादी वर्चस्व नहीं है, संसार उसके लिए नहीं है। जिसको भागवत में बहुत अच्छे से कहा गया कि अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि च चतुष्पदाम फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। ये चराचर संवेदी दृष्टि है। मैं दर्शन शास्त्र का पढ़ाने वाला व्यक्ति रहा हूँ, तो साहित्य के लिए संभव है कि जिस बात को मैं कहने जा रहा हूँ वो थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन मुझे ये कहने की हिम्मत हिमांशु चतुर्वेदी जी के उपस्थित होने से मिल रही है कि भारत का इतिहास बोध सदैव द्वितलीय रहा है। चेतना के दो धरातल पर हम जीवन और जगत को देखते हैं। एक हमारी चेतना का बहिर्मुख धरातल है और एक हमारी चेतना का अंतर्मुख धरातल है। कठोपनिषद में कहा गया परांच खानी व्यतीर्णत स्वयंभुष तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीरः प्रत्यगात्मान मैक्ष दाविर्त चक्षुर मृतत्वमिक्षम। ये जब हम चेतना के दो धरातल पर जीवन और जगत को देखते हैं ना, तो व्यवहार के धरातल की जो तथ्यात्मकता होती है उसको आप कभी भी मोनोलिथिकल नहीं बना सकते हैं। उसमें संघर्ष, विवाद, तनाव, असहमतियां ये सब होती हैं, ये सब तथ्यात्मक चीजें हैं, लेकिन इनका समन आप उसी व्यवहार के धरातल पर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको चेतना के उच्च धरातल पर जाके इन सब का समन करना पड़ता है। इसीलिए हम सदैव अपने जीवन और जगत को दो धरातल पर देखते हैं। और यही बात हम अपने संस्कृति में भी देखते हैं कि संस्कृति का एक स्वरूप पक्ष होता है और संस्कृति का एक अभिव्यक्ति पक्ष होता है। संस्कृति का जो स्वरूप पक्ष होता है वो उसकी मौलिक मूल्य दृष्टि से निर्धारित होती है, वो समुदाचार से निर्धारित नहीं होती है। लेकिन संस्कृति का जो अभिव्यक्ति पक्ष होता है वो हमारे रोज रोज के जीवन में जो होने वाले परिवर्तन होते हैं उनसे निर्धारित होता है। तो संस्कृति की एंथ्रोपोलॉजिकल अवधारणा को लेके अगर हमारा साहित्य का सृजन कर्म संचालित होगा और ये विवेक नहीं होगा कि संस्कृति के अभिव्यक्ति पक्ष में पता नहीं कितने प्रकार के अनाप शनाप परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन सदैव संस्कृति का जो स्वरूप पक्ष होता है वो उसको नियंत्रित करता है, उसको दिशा निर्देशित करता है, उसको भटकने नहीं देता है। इसलिए सदैव हम अपने जीवन और जगत को दो धरातल पर देखते हैं। और इन प्रतिमानों के साथ अगर आप एक भारतीय साहित्य और एक भारतीय साहित्यकार के लिए निकष बनाते हैं और इन मानदंडों और निकषों को लेकर यदि आप आधुनिक साहित्य पर दृष्टिपात करेंगे तो बहुत चंद ऐसे आपको व्यक्ति मिलेंगे, बहुत चंद ऐसे साहित्यकार मिलेंगे जिनको सच्चे अर्थों में भारतीय साहित्यकार कहा जा सकता है। बाकी विधर्मी साहित्यकारों की तो बहुत लंबी फौज इस देश में है, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले की तो बहुत लंबी फौज है।
मैं साहित्य में बहुत शौक़ रखने वाला मनोज जी व्यक्ति नहीं हूँ। आप लोगों से सुन के थोड़ा बहुत जो मुझे लगता हूँ कि मुझे इन कसौटियों से उक्त जो आधुनिक साहित्यकार का नाम जिन्हें मैं जानता हूँ, हो सकता है उनकी सूची लंबी हो, लेकिन जिन्हें मैं जानता हूँ वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, निराला, अज्ञेय, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, निर्मल वर्मा और उसके शायद अंतिम हस्ताक्षर रमेश चंद्र शाह। ये सब के सब जो लोग थे ना, वो आधुनिकता नामक मंथरा की पूरे षड्यंत्र को बेनकाब करने के लिए साहित्य कर्म में प्रवृत्त हुए थे और बिल्कुल सुच्चे रूप में वो भारतीय परंपरा के प्रति निष्ठावान लोग थे। वो भारत को बहुत गहरे में पहचानते थे, उस भारत के स्वर को बहुत गहरे में पहचानते थे। मैं अपनी बात को समझाने के लिए केवल एक जयशंकर प्रसाद के कामायनी का जिक्र करूं। पूरा जो कामायनी का जो उद्दिष्ट संकल्पना जो कामायनी में है, वो आधुनिकता के विरोध में है, आधुनिकता के विरोध में है। और वो गांधी के हिंद स्वराज की उत्तर कथा है, गांधी के हिंद स्वराज की उत्तर कथा है। कामायनी में श्रद्धा एक आदर्शभूत स्थिर पात्र है और मनु नामक आधुनिकता को जयशंकर प्रसाद उसमें संबोधित करते हैं। और अंततः रूपांतरण किसका होता है? मनु का रूपांतरण होता है। तो एक तरह से आधुनिकता मनु रूपांतरित मनु जो है वो आधुनिकता का प्रतिनिधि है, आधुनिक व्यक्ति का प्रतिनिधि है। या ब्रजेंद्र जी यहाँ बैठे हैं, अगर उनकी शब्दावली में कहें तो हॉब्स के मनुष्य की अवधारणा जो है, जो कंप्लीट इंडिविजुएसी की है, उसका प्रतिनिधित्व करता है, उसका रूपांतरण घटित होता है। विद्यानिवास मिश्र की आप तमाम भारतीयता, भारतीय ज्ञान परंपरा पर बहुत सारे उनके निबंधों में आप देखेंगे तो आप क्या पाएंगे उसमें पाएंगे, मैं कैसे उनकी बहुत सारी बातों को कैसे बहुत संक्षेप में कहूँ। यहाँ मानस जी, विद्यानिवास जी के बहुत अच्छे अध्येता बैठे हुए हैं, कैसे मैं अपनी बात कहूँ उनको। इसको ऐसे आप कह सकते हैं कि जैसे सप्त स्वरों के 7 तार खींचे गए हों और एक एक तार को झंकृत करके पंडित जी बताते हैं कि हमारे लोक जीवन में देखो यहाँ यहाँ ये तार हैं, जिनको तुम खींचोगे तो भारतीय शास्त्र परंपरा का जो मूल स्वर है या जो सप्त स्वर हैं, वो इन तारों को झंकृत करने से वही स्वर व्यंजित होते हैं। वो लोक और शास्त्र के बीच में इसी तरीके की आवाजाही वो दिखाते हैं। यद्यपि हमारे लोक जीवन में, हमारा लोक जीवन कैसे हमारी भारतीय विश्व दृष्टि, कैसे हमारा भारतीय तत्वबोध, कैसे हमारी भारतीय शास्त्र परंपरा का उसमें को संबोधित होता है हमारा लोक जीवन, ये जीवन जीने वाला व्यक्ति नहीं समझ पाता है। कोई विद्यानिवास जैसा बिरले ही कोई ऐसा सृजनकर्मी होता है जो लोक जीवन के तारों को झंकृत करते हुए शास्त्र परंपरा के सप्त सुरों को उसमें दिखा देता है कि देखो, खींच के देखो, यही स्वर झंकृत होगा, यही षडज धैवत पंचम उसमें झंकृत होंगे। कुबेरनाथ राय, मैं कैसे बताऊं, मैंने कुबेरनाथ राय को पढ़ा है। मतलब वो चिन्मय भारत की खोज करते हैं, चिन्मय भारत की खोज करते हैं।
और निर्मल वर्मा का पूरा साहित्य कर्म जो है वो एक वैचारिक परियोजना है, प्रोजेक्ट ऑफ थॉट है वो, कि हम किस तरीके से अपने विश्वसनीय सांस्कृतिक आत्म को फिर से हासिल कर सकें। और वो भारत की विश्व दृष्टि को वो दिखाते हैं कि भारत की विश्व दृष्टि में कैसे एक सार्वभौमिक संलग्नता का विचार है, जिसको मैं चराचर संवेदी कह रहा हूं। वो कहते हैं वो सार्वभौमिक संलग्नता है, अंतरावलंबन है यहाँ हमारे सोचने समझने के तरीके में। और यह सब कुछ ये पूरी परंपरा, इसको मैं वैचारिक स्वराज की साहित्य परंपरा भी कहता हूँ, वैचारिक स्वराज की साहित्य परंपरा। और इसके अंतिम हस्ताक्षर रमेश चंद्र शाह तो एक भारतीय साहित्यकार के ऋण शोधन की भूमिका में आते हैं कि आखिर एक भारत में एक बौद्धिक साहित्यकार का दायित्व बोध क्या है, कि उसे क्या करना चाहिए, कहाँ उसे हस्तक्षेप करना चाहिए। तो इस तरीके से अगर इन साहित्यकारों को यदि हम ध्यान में रखते हैं, और लगभग हिमांशु जी जितने लोगों का मैंने नाम लिया, ये मनोज जी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि प्रायः सभी इन विचारकों पर कोई न कोई व्यक्ति बहुत ही सुचिंतित रूप से इस परिचर्चा सत्र में उनके विचारों को, उनके भारत बोध को, उनकी भारतीयता की संकल्पना को लाने का प्रयत्न किया, बहुत ही सुचिंतित रूप में और सुविचारित रूप में। एक बिंदु की ओर हम आपका और ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि आलोक गुप्ता जी ने अपने व्याख्यान में स्वातंत्रोत्तर पूर्व और स्वातंत्रोत्तर भारतीय साहित्य की ये दो कोटियां आपने बनाई थी सर। स्वतंत्रता पूर्व की जो साहित्य सर्जना थी ना, उसमें स्वतंत्रता परम साध्य थी, राष्ट्रबोध उसका बहुत ही जागृत था, और स्वतंत्रता चूंकि उनके लिए अभीष्ट थी, स्वतंत्रता एक समष्टि की आकांक्षा थी, इसलिए स्वातंत्र पूर्व की जो साहित्य सर्जना थी उसमें असहमतियों के स्वर नहीं दिखाई पड़ते, वो मुट्ठी की तरह बंधे हुए थे। और उनका जो राष्ट्रबोध था वो कभी कभी मुझे लगता है कि वो राष्ट्रबोध जो रविन्द्रनाथ टैगोर के माध्यम से, गांधी के माध्यम से, महर्षि अरविंद के माध्यम से जो राष्ट्रबोध और राष्ट्रवाद जो संप्रेषित हो रहा था, वो राष्ट्रवाद पश्चिम का राष्ट्रवाद नहीं था, जिस राष्ट्रवाद का वर्तमान प्रतिनिधित्व बेनेडिक्ट एंडेंसर करते हैं। वो प्रतिक्रियावादी राष्ट्रवाद नहीं था, वो था वागम्बृणी सूक्त का राष्ट्रवाद। ऋग्वेद के वागम्बृणी के 8 सूक्तों का जो सर्वप्रथम राष्ट्र की संकल्पना सामने आई है, उस संकल्पना से अनुप्रेरित वो राष्ट्रवाद था। और उसका प्रथम मंत्र है अहम मित्रा वरुणोभा। आप ब्रिजेन जी इस पर ध्यान देंगे, मतलब मित्र और वरुण को धारण करने वाली मैं ही हूं। वो मंत्र है ना, अहम राष्ट्री संगमनी वसुनाम चिकितुषी प्रथमा यज्ञिया नाम। तो अहम मित्रा वरुणोभा, मैं मित्र और वरुण को धारण करने वाली मैं ही हूं। दूसरा मंत्र है अहम सोम माहंसम, हविष्यान्न को देवताओं को प्राप्त कराने वाली मैं ही हूं। और तीसरा मंत्र है अहम राष्ट्रीय संगमनी, संपूर्ण भूतों में स्थित रहने वाली, संपूर्ण भूतों में स्थित रहने वाली। और चौथा मंत्र है मया सो अन्नमति,
अन्न पर आश्रित रहने वालों में निवास मैं ही करती हूं। और 5वां मंत्र है अहमेव स्वयमिदम, ज्ञान और चेतना के रूप में स्थित रहने वाली मैं ही हूं, ज्ञान और चेतना के रूप में। और 6ठा मंत्र है अहम रुद्राय, आसुरी प्रवृत्तियों से रक्षा करने वाली मैं हूं। ये आधुनिकता क्या है? वो आसुरी प्रवृत्ति है, आसुरी सभ्यता है। अहम सुवे पितरमस्य, पिता के समान रक्षण करने वाली मैं ही हूं। और अहमेव वात इव 8वां मंत्र है, निष्काम भाव से समस्त सृष्टि को कर्म में प्रवृत्त कराने वाली मैं ही हूं। ये राष्ट्रीय चेतना का मूल संदर्भ है भारत में। और वही राष्ट्रबोध, वही राष्ट्रीय चेतना, वही राष्ट्रवाद स्वतंत्रता के पूर्व रविन्द्रनाथ टैगोर के माध्यम से, गांधी के माध्यम से और अरविंद के माध्यम से, अरविंद की सावित्री के उन वाक्यों को देखिए कि एशिया को किस चेतना से वो अनुप्राणित करना चाहते हैं। आप उस वाक्य को ध्यान दीजिए कि मतलब वो जर्मनी में हिटलर के सामने कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने कि मैं जब तक जिंदा हूं मानवता पर राष्ट्रवाद को विजयी नहीं होने दूंगा। और गांधी के उस वाक्य का स्मरण कीजिए कि इस देश को राष्ट्र अंग्रेज के रेलों ने नहीं बनाया है, बल्कि इस राष्ट्र को बिगाड़ा है। वो चेतना थी राष्ट्र की चेतना, क्योंकि स्वतंत्रता वहां समष्टि लक्ष्य था। लेकिन एक चीज की ओर मैं जरूर ध्यान दिलाना चाहूंगा आपका, कि पूरी दुनिया के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास आप देखिए तो स्वतंत्रता साध्य मूल्य है, इस पर कोई विवाद नहीं है। लेकिन भारत का स्वतंत्रता आंदोलन इसका अपवाद है। गांधी, तिलक और लाला लाजपत राय के बीच में इस बात को लेकर विवाद है, जिसको रोमिया रोला अपने डायरी में नोट करती हैं कि बाकी सब के सब उस समय के कर्णधार जो स्वतंत्रता आंदोलन के बड़े नेता थे, जो गांधी को सीख देने की क्षमता रखते थे, गांधी को डांटने फटकारने की क्षमता रखते थे, वो स्वतंत्रता को ही साध्य मूल्य मानते थे। गांधी अकेले पूरी दुनिया में खड़े व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि नहीं, सत्य साध्य है, स्वतंत्रता साधन मूल्य है। और वो कहते हैं कि यदि आप सत्य को साध्य नहीं मानेंगे तो एक परतंत्रता को समाप्त करके जिसे आप स्वतंत्रता कहते हैं, वो दूसरे प्रकार की परतंत्रता का वर्ण करना होगा। ये जो राष्ट्रीय आंदोलन की दृष्टि थी, जो गांधी के माध्यम से आई थी, सर आप चित्तरंजन सर, ये दृष्टि कहीं किसी साहित्यकार में ये बात नहीं आई, ये छूट गया साहित्यकारों की नज़र से। ये दृष्टि कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की ये जो दृष्टि थी कि सत्य साध्य है, स्वतंत्रता उसका साधन है, इसलिए स्वतंत्रता को भी साधन की शुचिता का ध्यान में रखते हुए उसको प्राप्त किया जाना चाहिए, अन्यथा वो एक दूसरे प्रकार की परतंत्रता होगी। और स्वातंत्रोत्तर जो साहित्य सर्जना है, तो स्वातंत्रोत्तर साहित्य सर्जना की खेमेबंदी आप, हमारी अपेक्षा आप सभी लोग, चूँकि उसी अखाड़े के आप लोग सब खिलाड़ी हैं, उसी मैदान के खिलाड़ी हैं, तो आप लोग उस खेमेबंदी को हमसे बेहतर जानते हैं। आखिर स्वतंत्रता पूर्व जो भारत का साहित्य और भारतीय साहित्य दोनों जो प्रचुर मात्रा में रचा गया, इसके खेमेबंदी का मानकीकरण कैसे करें। और यहाँ भारतीयता का प्रश्न बहुत ही विवादित प्रश्न हो जाता है स्वातंत्रोत्तर भारत में। क्यों? आज़ादी का आंदोलन तो हम एक सभ्यता और संस्कृति की स्वायत्तता का आंदोलन के रूप में लड़े थे, कोई राजनीतिक स्वतंत्रता की लड़ाई हम नहीं लड़ रहे थे। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद
हम सभ्यता और संस्कृति की स्वायत्तता को की लड़ाई लड़ रहे थे, वो तो बात ओझल हो गई और राजनीतिक स्वतंत्रता की अवधारणा हमारे ऊपर हावी हो गई, तो सब लोग अपने अपने अधिकार का दावा करने लगे, सब लोग अधिकारवादी हो गए। और उसमें हुआ क्या कि हमारे पुनर्जागरण के दौरान जितनी धाराएं ब्रजेंद्र जी थीं, हमारे पुनर्जागरण के दौरान कई प्रकार की वैचारिक धाराएं थीं। एक धारा थी आधुनिकता का समर्थन करने वाली उदारवादी पूंजीवादी धारा थी, एक धारा समाजवादी साम्यवादी धारा थी, एक हिंदू पुनरुत्थानवादी धारा थी, एक दलितवाद का प्रतिनिधित्व करने वाले फूले और बाबा साहब की धारा थी, और एक सच्ची भारतीयता का प्रतिनिधित्व करने वाली गांधी, टैगोर और अरविंद की धारा थी। ये सब धाराएं थी। आश्चर्यजनक रूप से मुझे ऐसा लगता है कि स्वातंत्रोत्तर साहित्य सर्जना के जितने खांचे हैं, वो पुनर्जागरण में जितनी धाराएं थीं, ये स्वातंत्रोत्तर साहित्य सर्जना के सारे खांचे उन्हीं धाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारतीयता के संबंध में अलग अलग परसेप्शन बनाते हैं। और यहाँ आके भारतीयता का प्रश्न बहुत विवादास्पद हो गया है, और उसके विवादास्पद हो जाने के कारण ही मनोज जी, आप आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतीयता की खोज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये विवादास्पद कर दिया गया है। अब भारतीयता की अवधारणा एक नहीं रह गई है। मतलब कुछ लोगों के लिए द इंडिया जैसी कोई चीज रही नहीं गई है, बल्कि द इंडिया को लोग बहुत ही खराब मानते हैं कि अरे ये तो द इंडिया के समर्थक हैं। उनके लिए द इंडिया नामक कोई चीज ही नहीं है। उनके लिए औपनिवेशिक दास्ता से हुए स्वरूपगत उन्मूलन उनके लिए कोई मूल्य नहीं रखता है। पता नहीं भारतीयता के प्रति कितने परसेप्शन हमारे यहां बन गए हैं। और इसलिए आप मनोज जी इस उपक्रम करके कम के इस भारतीयता को लेके जो बहुत ही प्रकार के विवादास्पद स्वर अपने ही देश में फैल गए हैं, कम से कम उस धुंध के माध्यम से आप सच्ची भारतीयता को, 24 कैरेट की भारतीयता को आप हिंदी साहित्य में जो खोजने का ये प्रयास किए ना, इसके लिए आप मेरी तरफ से बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं। आपने एक बहुत अच्छा आत्मचेतन पहल किया है, और इसकी गूंज दूर तक जाएगी। अंत में केवल एक भाषा के प्रश्न को लेकर कुछ विचार साझा करते हुए अपनी बात समाप्त करेंगे। मित्रों, औपनिवेशिकता और उत्तर औपनिवेशिकता के प्रभाव को और उसकी प्रभावमत्ता को इस देश में बनाए रखने में सबसे ज्यादा जो गहरी भूमिका रही है, वो भाषा की भूमिका रही है। और जब तक हम इस समस्या को नहीं समझेंगे, तो शायद हम आधुनिकता नाम की मंथरा और औपनिवेशिकता और उत्तर औपनिवेशिक प्रभावों से अपने को मुक्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं है। भाषा बहुत गहरे अर्थों में सभ्यता और संस्कृति की निर्मायिका होती है। सभ्यता और संस्कृति की निर्मायिका है वह। और भाषा के आधार पर खेल कैसे होता है, मैं उस जटिल समीकरण को केवल आपके सामने खोलने का प्रयास करूंगा कि भाषा हमारी निजता को कैसे अपहृत कर लेती है और हमारे विचार करने के कोटियों को ही बदल देती है, और हमें पता ही नहीं चलता है कि हम अपहृत कर लिए गए। देखिए, इसको ऐसे समझिए, अनुभूति, अभिव्यक्ति, अवधारणीकरण
और अवधारणीकरण का तर्कशास्त्र, ये 4 चीज़ें हैं। अनुभूति, अभिव्यक्ति, अवधारणीकरण और अवधारणीकरण का तर्कशास्त्र। हमारी अनुभूतियां सांस्कृतिक होती हैं, वो सांस्कृतिक दुनिया से आती हैं, और जब उनकी अभिव्यक्ति अगर हम अपनी भाषा में करते हैं तो उनका अवधारणीकरण भी हमारी निज भाषा के तर्कशास्त्र के माध्यम से होता है, तो उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। और आप देखिए कि अनुभूति, अभिव्यक्ति, अवधारणीकरण और अवधारणीकरण के तर्कशास्त्र का ये तारतम्य जब तक भारत की ज्ञान परंपरा में बना रहा, तब तक इस भारत ने जो ज्ञान उत्पादित किया है वह यूरोप के लिए आज भी आदर्श है, और आज भी यूरोप उसके प्रति आकर्षित रहता है। लेकिन अनुभूति, अभिव्यक्ति, अवधारणीकरण और अवधारणीकरण का तर्कशास्त्र जब अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण जब इसको बुखार लग गया, इसको कुपुत्य हो गया ये, तो अनुभूतियां हमारे सांस्कृतिक दुनिया से आती हैं। उनकी अभिव्यक्ति जब हम अंग्रेजी में करते हैं तो अंग्रेजी भाषा का जो तर्कशास्त्र है वह उसका अवधारणीकरण कर देता है। आप समझिए कि इस प्रक्रिया में कितने गहरे स्तर में हमारे ज्ञान को ही औपनिवेशीकृत कर दिया जा रहा है, और हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो अगर फिर से हमें अपनी भारतीयता की भूमि पर फिर से हमें अपने सोच, विचार, रहन सहन और विचार की कोटियों में फिर से लौटना है, तो मुझे लगता है कि भाषा के इस गहरे मर्म को समझना होगा, और अंग्रेजी के वर्चस्व से अपने को मुक्त करके फिर से हमें अनुभूति, अभिव्यक्ति, अवधारणीकरण और अवधारणीकरण के तर्कशास्त्र के तारतम्य को फिर से हमें प्राप्त करना होगा। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो फिर से हमारे माध्यम से भारत व्यंजित हो सकता है, और हम सच्ची भारतीयता को फिर से हम जीने के स्तर तक उसे अंगीकार कर सकते हैं। और मित्रों, मैं अंत में केवल ये बात कहना चाहूँगा कि स्वातंत्रोत्तर भारत में भारतीयता को लेकर इतने संस्करण बन गए हैं कि अगर आप सही अर्थों में भारतीयता की खोज करने वाले एक बुद्धिजीवी की भूमिका में आते हैं तो सही भारतीयता की खोज करने में मनोज जी ना, आपको कई बार अपना कायांतरण करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीयता की कई काया मतलब साहित्य के कई खेमों में भारतीयता की कई काया बन गई है। तो जब आप सही भारतीयता को खोजने में प्रविष्ट होंगे ना, तो आपको बार बार अपना कायांतरण करना पड़ेगा। और अंत में केवल ये एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि मित्रों, भारत से असहमत होने के लिए जितना अवकाश है शायद दुनिया के किसी देश और किसी बौद्धिक परंपरा में नहीं है। भारत से असहमत होने के लिए जितना अवकाश है वो दुनिया के किसी दूसरे देश में या किसी दूसरी बौद्धिक परंपरा में नहीं है। लेकिन हमें केवल इतनी सतर्कता बरतनी चाहिए जो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप भारत से असहमत होने का भारतीय तरीका अपनाइए। धन्यवाद।